Good morning, dear students. So, we were discussing about chapter number 2. अभी पहला चैप्टर तो नहीं है, तो चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में हम बातें कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन स्टार्ट कर रखी है. पहले हमने साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा, हाउ दे मेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कंडीशंस थे उनकी, वाइट एंड ब्लैक के बीच में जो एक गैप था, किस तरह से उन्होंने फाइनली वो गैप जो था अब ख़त्म करने का एफर्ट लगाया. भाई ठीक है, चलो जो बीत गया, अब आगे एक न्यू साउथ अफ्रीका बनाते हैं जिसमें सब मिलजुल के रहें. ठीक है, तो वहाँ पे तो अपार्थीड था. अपार्थीड में क्या था, सेग्रीगेशन, यानी अलग अलग वाला सिस्टम बना रखा था उन्होंने. उसके बाद हम बात कर रहे थे इंडिया की. अब इंडिया की साउथ अफ्रीका की कुछ कंडीशन सेम तो हैं, बट बिल्कुल सेम भी नहीं है. तो इंडिया में भी ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिशर्स को हर जगह प्रेफरेंस थी, पर ऐसा अपार्थीड वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं था. ठीक है, पर हम पे रूलिंग, अब हम इंडिया के लोग हैं, रूलिंग इंडियन नहीं थी, ये प्रॉब्लम था. सो वी वांट टू गेट रीड, हमें छुटकारा पाना था उससे, और हमने फाइनली चलो पा भी लिया 15 अगस्त 1947 को. तो हमने फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस शुरू किया. तो उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में आपको मैंने बताया था. पेज नंबर 24 पे आ जाओ आप, ओपन योर बुक. तो पेज नंबर 24 पे जो राइट साइड में दोनों पहरे हमने कर लिए थे. आपको मैंने बताया था द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की अचीवमेंट थी वो क्या थी, वो है उसकी लेजिटिमेसी. ठीक है, कि किसी भी लार्जर सेक्शन पे कॉन्स्टिट्यूशन के कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया. हाँ, कुछ पॉइंट्स पे, कुछ चीज़ों पे सवाल खड़े होते हैं, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती हैं, बट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे या बहुत बड़े लेवल पे उस पर कभी क्वेश्चन नहीं खड़ा हुआ. ये अचीवमेंट है. चलो थर्ड पैसेज राइट साइड में. The second reason for accepting the constitution is that the constituent assembly represented the people of India. अब दूसरा रीज़न क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी. हाउ कैन वी से दैट वाज रिप्रेजेंटिंग इन होल इंडिया, बिकॉज उसमें जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो पूरे इंडिया से चुन के भेजे गए थे, अलग अलग इलाकों से इलेक्शन करवा के जो है वो भेजे गए थे. ठीक है, और जो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थे उनके भी रिप्रेजेंटेटिव उसमें भेजे गए थे. देर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम. हाँ, ये कि उस समय पे सबको राइट टू वोट नहीं था, सबको वोट देने का अधिकार उस समय नहीं मिला था. सो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुडंट हैव बीन चोजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये भी बात है कि जब सबको राइट टू वोट नहीं था तो सबने, जैसे आज का टाइम क्या है, आज 18 ईयर से अबव सबको राइट टू वोट है, सब वोट देंगे. पहले ऐसा नहीं था, उस समय नया सिस्टम था, हमें भी इतना नॉलेज नहीं था, दूसरा हमारे पास पावर नहीं थी, रूल तो ब्रिटिशर ही कर रहे थे. तो किसी तरह एक इलेक्शन हुआ तो वो एक तरह से मतलब डायरेक्टली सब लोगों ने वोट दे के उनको नहीं भेजा था. It was elected mainly by the members of existing provincial legislature that we mentioned above. ठीक है, तो वो जो उसमें मेंबर बनाए गए थे वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी, ठीक है, उनमें जो मेंबर्स थे उन्होंने उसको चुनकर भेजा था. दिस ensured a fair geographical share of member from all the region of country. तो ये कि डायरेक्ट पब्लिक से तो उसमें नहीं इलेक्शन कराया गया था, जो प्रोविंशियल यानी कि जो स्टेट उस समय में थे ब्रिटिश पीरियड में, तो वहाँ पे जो असेंबलीज बनी हुई थी, विधानसभाएं बनी हुई थी, उनके मेंबर्स ने वो चुन के भेजे थे. ठीक है, जैसे आज के टाइम में राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना, इस तरह का कुछ सिस्टम. The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle. और उस टाइम पे जो ज़्यादा मेंबर थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, क्योंकि कांग्रेस ही उस टाइम की एक मेन पार्टी थी. ठीक है, एंड दैट हैड लेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप एंड ओपिनियन. ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है. अब कांग्रेस में उस समय हर तरह का लोग थे, हर तरह के ओपिनियन वाले लोग उसमें शामिल थे. इन सोशल टर्म्स, the assembly had many members who didn't agree with the Congress.
और ऐसे भी बहुत सारे मेंबर्स थे जो कांग्रेस से एग्री नहीं भी करते थे। In social terms too, the assembly represented members from different language group, caste, classes, religion and occupation। और वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग धर्मों के भी लोग थे, अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग थे, अलग अलग रीजन के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे, ठीक है, अलग अलग कास्ट के लोग थे। Even if the constituent assembly was elected by universal adult franchise, its composition wouldn't have been very different। तो ठीक है, उसमें अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे। अगर मान लो हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन भी कराते यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे, यानी जनता द्वारा चुन के भी भेजे जाते, तब भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन होती, क्योंकि अलग अलग एरिया से जो लोग चुन के आते उनमें भी अलग अलग भाषाओं के लोग होते, अलग अलग जातियों के लोग होते, अलग अलग धर्मों के लोग होते। Finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanctity to the Constitution. The Constituent Assembly working in a systematic, open and consensual manner। तो जो Constituent Assembly थी उसमें कुछ हिडन नहीं था, सब कुछ एक ओपन एंड सिस्टमेटिक ढंग से था, ठीक है। कमेटीज़ बनी हुई थी, वो पहले प्रपोज़ल लाती, वो प्रपोज़ल सबके सामने रखा जाता, उस पर विचार होता, डिस्कशन होता, तो उसमें कुछ एज इट इज़ अगर ठीक है तो उसको ऐड कर दिया जाता कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर उसमें चेंज कर दिया जाता। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। पहले तो क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी उसने अपने कुछ सिद्धांत जो है वो बनाए ताकि उन सब लोग उस पर सहमति बना के काम करेंगे। Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion। तो जित कमेटीज़ जो बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें एक इम्पोर्टेंट कमेटी थी, और वो कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके अंदर कुछ कमेटीज़ बनाई गई थी, तो उस कमेटी में एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड थे B.R. अम्बेडकर। इनका काम क्या था? पहले इनकी जो कमेटी थी B.R. अम्बेडकर की, उन्होंने बहुत सारे लॉज एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविज़न लेके कुछ अपने इंडियन लोगों के रिगार्डिंग लॉ सोच के, क्योंकि ये खुद बहुत अच्छे वकील थे, ठीक है, और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है। ड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया भाई? उन्होंने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया, भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी अच्छा है, ये भी ले लो, ये भी अच्छा है, ये अमेरिका की ये बात बहुत अच्छी है, ये ले लो, ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी बात है, ये ले लो, हमारे लोग ऐसे हैं, इतने कास्ट है, इतने रिलीजन है, उस तरह से क्या है, बहुत सारे उसमें बातें एक बार को तो भर ली गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा, फिर धीरे धीरे उन जो उसमें प्रोविज़न बनाए गए थे उस ड्राफ्ट में, तो हर प्रोविज़न पे विचार हुआ, जो ठीक लगता था उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता और वो फाइनलाइज हो जाता, जो ठीक नहीं लगता उस पर मान लो कोई विरोध कर रहे हैं अदर मेंबर, अगर चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज करके फाइनलाइज कर दिया, अगर लगता है भाई नहीं ये नहीं चलेगा तो उसको हटा दिया जाता। इस तरह से रिफाइन कर करके क्या बना, फिर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है। So then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of through discussion took place on the draft constitution. तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बिगिनिंग में B.R. अम्बेडकर ने बनाया, एक लंबी चर्चा चली उसके ऊपर, ठीक है, घंटों घंटों बहस होती थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज, और ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत मेन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज पे ही बातचीत हुई है, सब पे हुई है, एक एक क्लॉज पे चर्चा हुई है। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड,
ठीक है, लगभग 2000 अमेंडमेंट हुई, यानी कि इसमें ठीक है भाई, इसमें ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो जिसमें थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन कर करके उसको फाइनलाइज करते गए। ओके, सो मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर्ड, द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years। ठीक है, तो लगभग 3 साल, क्योंकि 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू हुई काम करना और 26 नवंबर 1949 को काम ख़त्म हुआ। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 से लेके और 26 नवंबर 1946 तक सारा कॉन्स्टिट्यूशन पे ही काम चला। ठीक है, तो लगभग 2 साल 11 महीने के आसपास का टाइम है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का। इस पूरे पीरियड में 114 दिन उन्होंने क्या किया, अपनी एक तरह से पार्लियामेंट बिठाई, एक तरह से उनकी चर्चा हुई। ठीक है, और उसमें उन्होंने जितना भी चेंज या जो भी उनको लगता था सही वो एक्सेप्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज किया गया। Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved। अब ऐसा नहीं है वहाँ पे सब कुछ ऐसे एक बंद कमरे में चल रहा था, नहीं, सब कुछ ओपन ट्रांसपेरेंट था। जो जो वहाँ पे बातचीत होती थी, या मान लो जो असेंबली लगी, जैसे आज पार्लियामेंट है, इसी तरह वहाँ जब वो असेंबली बैठती थी और वहाँ पे जो बंदा जो भी बोलता था वो सब रिकॉर्ड किया जाता था, लिखा जाता था उसको, और वो सारी बातें आज भी हमने संभाल के रखी हुई हैं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, और उनको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। जब उन डिबेट्स को पब्लिश कराया गया तो 12 बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम में वो छपा। दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन वॉल्यूम में यानी हर क्लोज के पीछे क्या क्या बहस हुई, किसने क्या लॉजिक अपना दिया, किसने क्यों प्रोटेस्ट किया, वो सब बातें मेंशन है। दीज आर यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटरप्रिटेशन हमको देता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, अब आओ गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट क्या है, गाइडिंग वैल्यूज़। गाइडिंग वैल्यूज़ क्या है, देखो अगर मान लो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, अपना फिनोमिना है ऑल आर इक्वल, सब इक्वल होंगे, और हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसमें सबको इक्वलिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा एक वैल्यू है, हमारा मूल्य है भाई, हम सबको समानता देना चाहते हैं, इक्वलिटी देना चाहते हैं। ठीक है, और अच्छी बात है, सब इक्वल ही होने चाहिए। बट मान लो जैसे साउथ अफ्रीका में था, जब वाइट्स का गवर्नमेंट था, उन्होंने क्या किया, नो नॉट ऑल आर इक्वल, वाइट्स आर गुड एंड अदर्स आर इन्फीरियर। वो क्या कहते थे भाई, जो गोरे हैं वो अच्छे हैं, बस वही सही हैं, और बाकी नॉन वाइट जो है ये अच्छे नहीं है, ये तो इन्फीरियर है, घटिया है। ठीक है, जानवर समझते थे उनको। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में वो यानी वो उनके मूल्य थे, उनकी वैल्यूज़ थी, उनकी घटिया थिंकिंग थी। ठीक है, तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय उनको ध्यान रखा गया। सो इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फ़िलोसफी है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन आप सिंपली आप अगर खुद भी रख के उसको पढ़ोगे देखोगे तो आप पाओगे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सब इक्वल की बात की गई है, छोटी से छोटी बात को भी लिखा गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखा गया है कि अब मान लो ऐसा तो नहीं किसी अपराधी को जब पुलिस पकड़ती है तो उसको ऐसा तो नहीं है घर से ही मारते पीटते लेके जाती है पुलिस। ठीक है, हाँ ये कि शुरुआत में पुलिस अपने लेवल पे पूछताछ करती है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने रोक रखा है,
भाई आप जब तक उसका जो, अब ऐसा भी नहीं है चुपचाप ले जाके जेल में डाल दिया और 2 साल जेल में डाल रखा है, उसके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं सुना गया, कोई रोले टैक्स तो नहीं लागू किया हमने क्या किया, प्रॉपर उस पर पहले केस चलेगा, जज मुकदमा सुनेगा, जब फाइनलाइज हो जाएगा हाँ भी ये किसने क्राइम किया है तब सज़ा होएगी। तो वो ऐसा प्रोविज़न क्यों किया, ताकि किसी निर्दोष आदमी को सज़ा ना मिल जाए, पहले उसकी बात सुनो, उसका पक्ष सुनो पहले। सो वी कैन डू दिस इन 2 ways, हम 2 तरीक़ों में ऐसा कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, उन्होंने जो अपने व्यूज़ दिए हैं, हम वो व्यूज़ पढ़ सकते हैं, उससे भी हमें पता चलता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ़िलोसफी है। बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ओन फिलोसफी। ठीक है, तो हालांकि देखा जाए तो ये एक इक्वली इम्पोर्टेंट ही है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खुद की एक फ़िलोसफी है। दिस इज़ व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, आपकी बुक में बिल्कुल जब आप बिगिनिंग करते हो ना, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, पेज शुरू में जैसे फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है ना, उसके जस्ट पहले यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, इसी में आपको मोस्ट ऑफ सारी बातें मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, क्योंकि हमने सारी मेन बातें उसमें मेंशन कर दी, प्रीएम्बल से ही पता लग जाएगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और क्या क्या बातें इसमें ध्यान रखी गई है। सो लेट अस टर्न टू दिस वन बाय वन, एक एक करके पढ़ते हैं। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड द नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी। अब जैसे यहाँ साइड में पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो आप देखो बिगिनिंग से लेके आपको कुछ पिक्चर्स हैं, पहले वल्लभ भाई पटेल की है, फिर अबुल कलाम आज़ाद की है, फिर टी कृष्णमाचारी की है, राजेंद्र प्रसाद एंड जयपाल सिंह, बलदेव सिंह, दुर्गाबाई देशमुख, एच.सी. मुखर्जी, और भी यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स अगले पेज पे भी हैं। ठीक है, पर इन पिक्चर्स को आप देखोगे तो आप देखना इसमें एक इम्पॉर्टेंट पिक्चर नहीं है, और वो कौन सी है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी की पिक्चर इसमें नहीं डली हुई। ठीक है, क्यों नहीं डली हुई, क्योंकि महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, वो इलेक्शन लड़के मेंबर नहीं बने। ठीक है, ना वो कभी भी मंत्री बने, उन्होंने कभी भी ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं गए वो। So he was not a member of Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision. तो वो ना तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, ना कभी मंत्री बने, कभी इलेक्शन भी नहीं लड़ते थे, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो गांधी जी को फॉलो करते थे, उनकी पॉलिसी को फॉलो करते थे। Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do. तो एक बार क्या हुआ था, उन्होंने एक मैगज़ीन थी यंग इंडिया, ठीक है, जो कि 1931 में पब्लिश हुआ, तो उसमें उन्होंने अपना एक ड्रीम दिया था, एक विज़न दिया था। उन्होंने क्या कहा, भाई अगर मेरे को कभी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लिखने का मौका मिलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का मौका मिलेगा, तो मैं कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा, क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बातें होंगी, क्या फीलिंग्स होंगी, क्या मैं लोगों को दूंगा, क्या नहीं दूंगा। तो नेक्स्ट पेज पे आओ, 26 पे। तो यहाँ पे आप देखो ऊपर एक बॉक्स बना है, उसमें महात्मा गांधी जी का स्केच सा बना हुआ है सिंपली। तो इसमें उनका विज़न है, वो क्या चाहते थे, पढ़ो। आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेलडम एंड पैट्रोनेज। भी मैं एक ऐसा संविधान, एक ऐसा भारत, एक ऐसा संविधान दूंगा, या ऐसे संविधान को देना चाहूँगा या लेना चाहूँगा, ठीक है, जो इंडिया को उसके गुलामी से, ठीक है, बंधनों से मुक्त करता होगा। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पोरेस्ट शैल फील दैट इट इज़ देयर कंट्री। ठीक है, मैं एक ऐसा भारत बनाऊंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी ये सोचे कि ये मेरा भारत है, उसे अपनी वैल्यू बिल्कुल बराबर लगे।
इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, ठीक है, जिसमें उसमें उसको लगे, जो गरीब से गरीब आदमी भी सोचे मेरा भारत है और मेरी आवाज़ को सुना जाता है। एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल, और एक ऐसा भारत जिसमें ना कोई अमीर ना कोई ऊंची जात का होगा ना कोई नीची जात का होगा। एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी, ठीक है, और एक ऐसा इंडिया जिसमें सब लोग, हर धर्म हर जाति के लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे। एंड देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द क्योर्स ऑफ अनटचेबिलिटी और द क्योर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। मैं एक ऐसा भारत चाहूँगा या बनाऊँगा जिसमें कोई शराब नहीं पीता होगा, नशे नहीं करता होगा, ठीक है, जिसमें अनटचेबिलिटी का अभिशाप नहीं होगा। वीमेन विल एंजॉय द सेम राइट एज मैन, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार होंगे, यानी सबको बराबरी का अधिकार होगा। आई शैल बी सेटिस्फाई विद नथिंग एल्स, इससे कम में मैं सेटिस्फाई होऊंगा ही नहीं, यानी कि ये बातें तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से चाहिए ही चाहिए, ठीक है, यानी जो ये मेरी विज़न है, ये मेरा, मैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ही चाहूँगा, इससे कम में मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। सो दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया, अभी ये किसका विज़न था? ये महात्मा गांधी जी का विज़न था, भाई मैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूँ इंडिया के लिए। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वलिटी वॉज शेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यही जो ड्रीम है, यही जो इनइक्वलिटी का जो एक ड्रीम है, ठीक है, इनइक्वलिटी ख़त्म करने वाला, यही कुछ ड्रीम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का भी था। वो भी ये चाहते थे कि इंडिया में इक्वलिटी हो, सब बराबर माने जाए, कोई ऊंची जात नीची जात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही जो कि एलिमिनेटिंग इनइक्वलिटी यानी असमानता ख़त्म करने का जो ड्रीम था वो B.R. अम्बेडकर का भी था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मेन रोल प्ले किया, ठीक है। बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वलिटी कुड बी रिमूव्ड, बट उनका जो व्यू था इनइक्वलिटी ख़त्म करने के रिगार्डिंग वो थोड़ा अलग था, कुछ अलग था। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज्ड महात्मा गांधी एंड हिज विज़न, उन्होंने महात्मा गांधी के विज़न को क्रिटिसाइज भी किया, ठीक है। उनको लगता था अभी उसमें वो परफेक्शन नहीं है जो होनी चाहिए। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंग्जाइटी वेरी क्लियरली, उसने अपनी जो चिंता है असेंबली में जो B.R. अम्बेडकर ने लेक्चर दिया वो चिंता उन्होंने साफ साफ जाहिर की। अब नीचे आपको एक और बॉक्स है यहीं पे, इसमें B.R. अम्बेडकर का जो लेक्चर है जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी वो मेंशन्ड है, तो वो पढ़ते हैं अब। ऑन द 26th of January 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा कि 26 जनवरी 1950 को हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन वाले इंडिया में एंटर करने जा रहे हैं, यानी कि विरोधाभास। विरोधाभास क्या होगा भाई? कह कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, कह कुछ रहे हैं, लिखा कुछ हो रहा है, हो रहा कुछ हो रहा है, ठीक है, यानी कि कंट्राडिक्शन, ठीक है। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी, राजनीतिक तौर पे तो हमारे यहाँ समानता होगी, ठीक है, सब बराबर होंगे पॉलिटिकल वे में। एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी, बट इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में हमारे कंट्री में इनइक्वलिटी ही होगी, ठीक है। हमने पॉलिटिकल इक्वलिटी बना दी, यानी सबके लिए हमने इलेक्शन लड़ने का राइट रख दिया, भाई कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। राइट टू वोट हमने सबको दे दिया, अमीर हो गरीब हो छोटा है बड़ा है, हमने 18 साल, उस समय 21 साल रखी गई थी, यानी उन्होंने सबको राइट टू वोट दे दिया। जाति पाति का कोई इफेक्ट नहीं डाला वहाँ पे, रिच एंड पुअर का भी नहीं डाला, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमने पॉलिटिकल इक्वलिटी तो कर दी, बट सोशली और इकोनॉमिकली अपने इंडिया में इक्वलिटी नहीं होगी, इनइक्वलिटी होगी, क्योंकि जो जाति पाति का भेदभाव है लोग तो नहीं मानेंगे, वो तो अपने लेवल पे कहीं ना कहीं ये जाति पाति वाला जो अंतर है वो रखेंगे। और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, जो ऊंची जात के लोग थे उनके धंधे अच्छे थे, उनके पास पैसा था, पढ़े लिखे थे। लोअर कास्ट के लोग जिनको सोसाइटी में एंटर ही नहीं करने दिया जाता था, स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो वो तो बिल्कुल गरीब कंडीशन में थे। तो खाली कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से उनके पास उनके हालात थोड़े ही सुधर जाएंगे।
In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote and one value. तो जो डेमोक्रेसी का बेस होता है वो उन्होंने भी कहा भाई पॉलिटिकल वे में तो हम लोग जो वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू का प्रिंसिपल है उसको मानने जा रहे हैं. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. भाई हमने पॉलिटिकल लाइफ में तो इक्वलिटी की है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, सबके वोट का वैल्यू बराबर होगा. बट सोशली और इकोनॉमिकली वे में जो हमारी कंट्री का एक स्ट्रक्चर है जो जाति पाति वाला, ऊंची जात वाला नीची जात वाले को वैल्यू नहीं देता, तो वो कह रहे थे कि अपनी इंडियन सोसाइटी में ये जो डिफरेंसेस है, ये जो भेदभाव है, ये तो चलता ही रहेगा और वो लोग वन मैन वन वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव विद दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. अब ये लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी जो लाइफ है इसमें हम कब तक जिएंगे ये हमें नहीं पता. सो हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ. और कब तक इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ में ये भेदभाव चलेगा और कब तक लोग एक दूसरे जो उन नीची जात के या नीचे लोग हैं उनको डिनाई करेंगे ये भी नहीं पता. यानी कब इक्वलिटी आएगी ये नहीं पता. इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल. ठीक है. और अगर मान लो ये चलता ही रहा तो फिर तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कोई अच्छी कंडीशन में नहीं जाएगी. ठीक है. तो ये किसका स्टेटमेंट था? ये बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ठीक है. जो उन्होंने कहा और है भी है कुछ हद तक ऐसा. आज भी कुछ इलाकों में इक्वलिटी नहीं है. जो हायर लोग हैं, रिच लोग हैं, वो पुअर लोगों को या जो एससी लोग हैं उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव होता है. ठीक है. तो बट पहले जितना नहीं है, पहले से तो बहुत कम हो गया. ठीक है. और वो भी किसकी वजह से? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से. ओके बेटा. तो आज हम करेंगे इतना ही, बाकी हम करेंगे कल. ओके. थैंक यू.